15 साल पहले जो बड़ी कंपनी थी, ब्लू चिप कंपनी थी, आज की डेट में वो नहीं। देखो, पोर्टफोलियो अगर एक बार बना लिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस पोर्टफोलियो 15 साल 20 साल वही पोर्टफोलियो आपको लेके जाएगा। इन्वेस्टिंग इज ए फुल टाइम जॉब। जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग रन में उनका जो वेल्थ है। आपने कभी ऐसा कोई मिस्टेक किया कि आपको लगा हो इनिशियल डेज में? नहीं, हुआ है, बहुत बार हुआ है। अब स्टॉक्स है, जीरोधा है, अगर कल को वो शट डाउन होता है तो क्या मेरा पैसा लॉस हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं मोर देन 8,000 करोड़ रुपीस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम अ रिसर्च एनालिस्ट एंड देन kept on moving forward, and now he is the senior fund manager in LIC Mutual Fund, handling large cap, mid cap, small cap funds। और आज हम इनसे सीखने वाले हैं किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हम ओवर द टाइम एक बड़ा वेल्थ बिल्ड करें, किस तरीके से इकोनॉमी को देखें, एंड बहुत कुछ हमने पूछा है इस पूरे पॉडकास्ट में। सो रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फुल पॉडकास्ट। सो लेट्स वेलकम दीक्षित मित्तल जी and let's start the conversation। और आपकी ये इतनी बढ़िया और इंस्पिरेशनल जर्नी रही, रिसर्च एनालिस्ट से आप एकदम टॉप लेवल, मतलब LIC तो हर घर में कोई जानता होगा। इंडिया में जब आप रिसर्च एनालिस्ट थे या जब आप ये कर रहे थे, तो आपको था कि मैं इतना बड़ा फंड मैनेज करूंगा? आप वैसे ही एम कर रहे थे या आप क्या एग्जैक्टली एम कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसका ड्रीम तो वही रहता है एंड ऑफ द डे कि मैं किसी दिन फंड मैनेजर बनूंगा। आपका जो फाइनेंशियल गोल्स होता है उसको अचीव करने में हेल्प करना, आपका खुद का भी अच्छा ग्रोथ होता है। तो आई डोंट थिंक कि कुछ इसमें वो है। बट सबसे बड़ा इसमें जो मार्केट में है कि मार्केट में टिके रहना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बिकॉज मार्केट बहुत वोलेटाइल है। हाउ यू मैनेज, बिकॉज आपका एक भी गलती हुआ तो मतलब मार्केट आपको निकाल के फेंक देता है। सो दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप 15-20 साल टिक गए तो आई थिंक ग्रेजुअली आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। ये तो आपके हम्बलनेस से आप बोल रहे हो कि हर कोई एम करता है बट हर कोई पहुंच नहीं पाता। बहुत सारे लोग मछली रेस चालू करती हैं बट 10,000 1 बिलियन मैनेज करना है, इवेंचुअली ये बढ़ने ही वाला है। राइट। LIC म्यूचुअल फंड आई थिंक काफी छोटा है इफ यू कंपेयर with other mutual funds, but I think one of the fastest growing है अभी। तो जो पेरेंट का फोकस है आफ्टर इंश्योरेंस, उनको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड एक नया सनराइज इंडस्ट्री है जहाँ पे अच्छा वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। तो दिख रहा है अभी। आई थिंक नो LIC इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग AMC। सो हम फंड मैनेजमेंट वगैरह पे तो आएंगे ही, एकदम बेसिक से चालू करते हैं। आपके पर्सनल मनी पे, आप अपनी पर्सनल मनी कैसे मैनेज करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? बीइंग एन इक्विटी गाय, और मैंने अभी लास्ट 20 साल में देखा है कि किस टाइप का वेल्थ क्रिएशन होता है, तो नेचुरली मेरा झुकाव इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट में ही है। What excites you in this, investment world? सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में है कि एंडलेस लर्निंग। तो टू दैट एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड एक इतना बड़ा समंदर है कि आप को रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो कहते हैं समंदर से आप कितना वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं वो आपके हुनर पे और आपकी एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग वेल्थ पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या है कि इतने मौके हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं वेल्थ का। आपको अपना एस्टेट बनाना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ छोड़ना है, या आपको नियर टर्म्स गोल्स बनाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास रहते हैं। जब आपने चालू किया था उस समय आप इसको कैसे देखते थे कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा, वर्सेस आज वो जर्नी कैसी रही? उस समय कैसी सोच थी, आज कितना इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? थोड़ा सा जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मैंने 2007-8 का क्रैश भी देखा था। तो तभी तो रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, गोल्ड में भी डालना चाहिए। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे करके फिर पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो बट अभी तो जो मेरा व्यू ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट एक अलग पार्ट है, बट इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो कहाँ पे कर रखा है। तो आप जब 2007-8 का, जैसे आपने बताया, क्रैश देखा, उस वक्त आपने कुछ तो, जब इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा, कुछ तो ड्रीम होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा कंपाउंडिंग आएगा और ये मेरा करके वेल्थ बन जाएगा। और जब उस समय क्रैश आया, उस समय आपका क्या रिएक्शन था कि ये ड्रीम सही जा रहा है, गलत जा रहा है, या ये ऐसा ही होना था? उसमें आपके माइंड में कितनी हलचल थी, एज अ पर्सन कितनी हलचल थी? जैसे कि मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया 2006 में, तभी रेजिंग बुल मार्केट था। कोई भी आप स्टॉक पकड़ो, 1 महीने में 30-40% का रिटर्न दे रहा है, 6 महीने में डबल हो रहा है। तो उसी हालत में जब हमने इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक भी खेला है फिर। बट उसके बाद जब क्रैश देखा है तो देखा है कि जब स्टॉक गिरते हैं तो कोई बॉटम नहीं होता है स्टॉक्स का। इवन इंडेक्स आधा हो गया था और स्टॉक्स को 80-90%, और भी आज तक मेरे को याद है कि जो मैंने 1-2 स्टॉक्स में पैसा डाला था ट्रेड भी नहीं करते हैं। तो तभी समझे कि बेसिकली स्टॉक इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट अलग होता है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट अलग होता है। बट तभी ऐसा था कि बिकॉज लकीली इतना
सेविंग नहीं था, 1-2 साल का कैरियर था, तो दैट एक्सटेंट सीखने को बहुत मिला कि जब करेक्शन आता है तो किस टाइप का करेक्शन आता है, कौन सी इमोशंस के थ्रू हम जाते हैं। रोज आप देखें पोर्टफोलियो, रोज 4-5% आपका पोर्टफोलियो कम हो रहा है डेली की डेली, और हर लेवल पे आपको लगता है कि यार इससे नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, बाय करना चाहिए। नेक्स्ट डे आप लाते हैं, फिर 10% डाउन हो जाता है। तो टू दैट एक्सटेंट आपको एक रिस्क का पता लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रिस्क कितना है, तो वो एक सीखने को बहुत मिला। बट उसके बाद जब रिकवरी देखी है तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि एंड ऑफ द डे ठीक है, जितना बड़ा क्रैश भी हो, बट बियॉन्ड ए पॉइंट फंडामेंटल्स और जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो प्रिवेल करती हैं और मार्केट रिकवर भी करता है। तो थोड़ा हिम्मत आता है कि मार्केट जब गिरा और फिर अब सोचते हैं कि जब मार्केट गिरा था तो लेना चाहिए था। तो एक क्रैश के बाद जब सेकंड क्रैश आता है तो फिर आपको फिर याद आता है कि उस टाइम जो हुआ था आई कैन मैनेज। तो जब 2-3 क्रैश आप देख लेते हैं तो आपका फिर एक बिहेवियरल चेंज हो जाता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट इन द मार्केट। सो जैसे आपका उस समय ये जर्नी चालू हुई, वैसे आज भी बहुत सारे लोग जर्नी चालू कर रहे होंगे या पिछले 2-3 सालों में चालू किए होंगे। और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, पहली जर्नी जो चालू होती है अक्सर स्टॉक से चालू हो जाती है, क्योंकि वो चीज अट्रैक्ट करती है कि भाई ये भाग रहा है स्टॉक, ये वो हो रहा है। उनको क्या माइंड में रखना चाहिए अगर मान लो लेना ही है स्टॉक, कोई ले ही रहा हो, तो क्या माइंड में रखना चाहिए आपके हिसाब नहीं देखिए, स्टॉक लेना भी कुछ गलत बात नहीं है, बट एक चीज है कि अगर आप कुछ ले रहे हैं तो उसके पीछे बेसिस होना चाहिए कि क्या बेसिस पे आप लेके चल रहे हैं। कि आपको खुद का स्टडी होना चाहिए स्टॉक पे कि आप कौन सी इंडस्ट्री में वो कंपनी काम करती है, कंपनी का क्या पोजीशन है वो इंडस्ट्री में, और उसको फिर ट्रैक करना पड़ता है। तो ओवरनाइट रीच के हिसाब से या फिर मेरा स्टॉक 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एक तो होता है स्टॉक की जर्नी चालू करना जो हम चालू करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है सबको रियलाइज होता है कि इट्स नॉट अबाउट स्टॉक, इट्स अबाउट द पोर्टफोलियो। जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो 10, 15, 20, 25 का जो आपने कलेक्शन बनाया हुआ है, तो उस स्टॉक से चालू करना और पोर्टफोलियो का समझ आना, इसके बीच में कई बार एक बहुत लंबा गैप होता है। तो अगर आज कोई पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हो तो उसको क्या 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पोर्टफोलियो बनाते वक्त एक तो जो सबसे पहली चीज है कि आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सेस पैसा है, आपको मतलब जो आपको 5 साल का जरूरत नहीं है, 5 विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप अपने आप को हाई रिस्क टेकर मान सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास इतना ही पैसा है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है नेक्स्ट 1-2 साल 3 साल में, तो उसके हिसाब से आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है। तो पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल जानना है कि मैं हाई रिस्क टेकर हूँ कि लो रिस्क टेकर हूँ। और उससे भी जो बड़ी चीज है, आपको अपना बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक्सेस पैसा है, बट कई लोगों को ऐसा होता है कि आपका 10% 15% का करेक्शन हो गया और आपकी नींद उड़ जाती है, फिर आप पैनिक में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो। तो आपका बिहेवियर क्या है, आपके पास विथस्टैंड लॉस विथस्टैंड करने की कैपेसिटी कितना है। तो उसके हिसाब से पहले तो आपको रिस्क कैटेगरी में बांटना है कि मेरे को लो रिस्क टेकर हूँ कि हाई रिस्क टेकर हूँ। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप पोर्टफोलियो में आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि आपको हाई रिस्क एसेट में आप जा सकते हैं, लाइक इक्विटी जो कि हाईली वोलेटाइल होती है, राइट। बट अगर आपका लो रिस्क है तो डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इक्विटी के साथ साथ जो स्टेबल इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज हैं, बॉन्ड्स, एफडीज, गोल्ड, उसमें भी डालना चाहिए। बट विद इन इक्विटी आपको ये देखना चाहिए कि बियॉन्ड ए पॉइंट किसी भी स्टॉक के बारे में किसी को भी बियॉन्ड ए पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। बिकॉज अगर आपको पता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बिकॉज उसको ट्रैक करने के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं आपके सामने, कंपटीटर भी बैठे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन भी बैठे हैं। तो आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज का एज नहीं है किसी स्टॉक में। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ एज है नॉलेज का, तो आई थिंक वो एक गलतफहमी होती है। तो उसके हिसाब से फिर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि आपको लगे यार ये स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना पूरा पैसा इसी में डाल दूंगा। वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बिकॉज अगर आपको वैल्यू दिख रही है तो किसी और को स्टॉक में क्यों नहीं दिख रही है, आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आई थिंक मिनिमम जो मेरा एक थंब रूल है, बियॉन्ड स्टार्टिंग में बियॉन्ड 10% किसी भी एक स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो का पैसा नहीं डालना चाहिए अगर आपको बहुत बड़ा कन्विक्शन है। बट अगर आपको सो है कि आपने काम किया है बट यू आर नॉट सो मच श्योर, तो 3 से 5% का आई थिंक पैसा आपका पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, ग्राउंड वर्क किया है, आपके पास अच्छा एज है, इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन सेट 10 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लें। बट मेरे हिसाब से मिनिमम 20 to 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। बिकॉज आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि किसी में कितना भी बड़ा कन्विक्शन हो, 10% से ज्यादा रखने पे वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, बिकॉज इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं पूछूंगा आपके इनिशियल डेज में आपने कभी ऐसा कोई मिस्टेक किया कि आपको लगा हो इनिशियल डेज में कि ये स्टॉक तो बहुत
भागने वाला है, इसको लूट लेते हैं और बाद में वो एकदम अगेंस्ट निकला। आपको ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो वो उसी गलतियों से सीखा है कि आपको कितना भी बड़ा कन्विक्शन हो, बियॉन्ड ए पॉइंट एक कंपनी के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर डाइवर्सिफाई करके रखेंगे तो ठीक है, एक दो स्टॉक में गलत जाएंगे, बट एक दो स्टॉक जो सही जाएंगे तो वो आपका एक कंपेंसेट कर देंगे। बिकॉज स्टॉक अगर गलत जाएंगे तो जितना पैसा डाला है उतना ही लॉस होगा, बट अगर सही जाएंगे तो जो पैसा डाला है वो 5 गुना, 10 गुना, 3 गुना कुछ भी हो सकता है। तो सही जाएंगे तो वो कंपेंसेट कर देते हैं। बट बाई चांस आपने एक ही स्टॉक में पूरा पैसा डाल दिया जो गलत हो गया, तो उसमें आपका फिर जीरो हो जाएगा। तो आपने जो पॉइंट बोला कि हमेशा उसके पीछे एक थियरी होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इससे समझ में आया कि पोर्टफोलियो बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको लंबे समय तक ग्रो करना एंड उसको नए लेवल पे लेकर के जाना, विच इज मैनेज करना, रीबैलेंस करना, ये सब पूरा होता है। तो एक पोर्टफोलियो मैनेज करने में क्या एफर्ट जाता है और किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, रीबैलेंसिंग से रिलेटेड आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यू आर हैंडलिंग $1 बिलियन, लगभग 8 to 10,000 crore रुपीस। तो उसके पीछे क्या इनसाइट जाती है? या एक इंडिविजुअल पर्सन भी देख रहा हो, मान लो आज वो 5 लाख का पोर्टफोलियो हो, इन फ्यूचर उसको 5 करोड़ 50 करोड़ तक ले जाना हो, तो कितना एफर्ट है ये? जी देखो, पोर्टफोलियो जैसे कि आपने सही बोला कि पोर्टफोलियो बनाना अलग बात है, फिर उसको मैनेज करके उसको स्केल अप करना और चर्निंग करना, रीबैलेंस करना एक अलग लेवल का एक मेमथ मेहनत टास्क है, मतलब मेहनत टास्क होता है। बट उसमें वही है कि अगर आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपका काम पूरा हो गया है। उसमें पोर्टफोलियो को आपको कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करना पड़ता है। और एक और चीज जो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, उसमें से कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक कंपनी लॉस कर रही है, तो एक टेंडेंसी होती है कि यार जो जहाँ पे प्रॉफिट है वो बेच के जो लॉस है उसको एवरेज कर लो, तो मेरा एक जो नीचे जा रहा है वो सस्ता हो गया है, जो ऊपर जा रहा है वो महंगा हो गया। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और आप सही जा रहे हैं, तो दैट मीन्स उसमें बाकी लोग उसमें वैल्यू ढूंढ रहे हैं और उसमें कुछ फंडामेंटली चेंज आ रहे हैं। तो आपके बताए अनुसार कई सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। एक कि वैल्यू अभी करंट क्या चल रही है, रिस्क मेरा क्या चल रहा है, पोर्टफोलियो मैंने किस तरह का बनाया है वो वैसे ही मैं नर्चर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, और ये सब करना है मुझे अगले 15-20 साल, जी तो जाकर के वेल्थ बनेगी। वरना पांच जी, लाख का अगर 10 लाख करना है तो दैट इज नॉट वेल्थ, दैट आई बिलीव कि राइट। वो ठीक है, वो हो जाएगा कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ तुक्का लग के हो जाएगा। जी बट जब मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे पास जो भी है, आज से 20 साल बाद मेरे पास 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, या एक एक जनरेशनल चेंज करने वाला कोई अमाउंट मेरे पास बने, उसके लिए एक मेहनत टास्क ये लगना है। तो एज अ इन्वेस्टर क्या मेरे पास कुछ ऐसा बना बनाया पोर्टफोलियो मिल सकता है जिसमें मेरा एफर्ट, ये पूरा ये पूरा टास्क मेरे लिए एलिमिनेट सा हो जाए? क्योंकि अगर रोज सुबह उठ के मैं स्टॉक देख रहा हूं तो बाकी सब काम मैं कब करूंगा, और ये जी, बहुत टैक्स होता है इमोशनली, एटलीस्ट मैंने जो फील किया। आई डोंट नो यूजर्स अगर कोई बताए कि उनका क्या स्ट्रेटजी है, प्लीज कमेंट इन सेगमेंट कि आपका क्या स्ट्रेटजी है, कि आप 15-20 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को कहां ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है। इफ यू कैन कमेंट इन डिटेल कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, तो प्लीज सर आप बताएं कि अगर कोई ऐसा चाहे कि ये मेरा कुछ बना बनाया मिल जाए और आपकी एक्सपर्टी का कुछ हेल्प मिले, तो फिर वो कैसे करे, वो कहाँ से सोचना चालू करे, जी। उसके लिए क्या वर्ड माइंड में आना चाहिए? नहीं देखो, पोर्टफोलियो अगर एक बार बना लिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस पोर्टफोलियो 15 साल 20 साल वही पोर्टफोलियो आपको लेके जाएगा, वही आपको पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएट करेगा। इसका हम्म। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप निफ्टी का इंडेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स का इंडेक्स देख लीजिए, 15 साल हम्म। पहले इसमें कौन सी कंपनीज थी, आज की डेट में कौन सी कंपनीज है। तो दैट मीन्स 15 साल पहले जो बड़ी कंपनीज थी, ब्लू चिप कंपनीज थी, आज की डेट में वो नहीं है, उनको रिप्लेस हम्म। कर दिया है नई कंपनीज ने, नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। हम्म। सो इसलिए जो पोर्टफोलियो का भी है वो धीरे धीरे करके आपका कॉम्प्लेक्शन नेक्स्ट 5 10 15 ईयर्स में चेंज होता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन की कौन सी इंडस्ट्री उभर के आ रही है, कौन सी नया कंपनी उसमें आ रहा है, कौन सा नया कंपनी इंडेक्स में आ रहा है। तो ये हम्म। कंटिन्यूस इवॉल्विंग रहता है और डे टू डे, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर आपको पोर्टफोलियो को करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने एक पोर्टफोलियो आपको बना के दे दे और आपको वेल्थ क्रिएट कर देगा। इट्स अ वेरी वेरी डायनामिक प्रोसेस। तो आपको बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। आपको दुनिया की भी खबर होनी चाहिए, उसके सामने आपकी कंपनी क्या कर रही है उसकी भी खबर होनी चाहिए, और फिर आपको ये भी कॉल लेनी है कि आपकी कंपनी जो है नेक्स्ट 3 साल 5 साल के बाद रेलिवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, बिकॉज मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है, तो वो आगे 3 साल 5 साल 7 साल को पहले डिस्काउंट कर देता है। सो टू दैट एक्सटेंट इट्स अ वेरी वेरी डायनामिक प्रोसेस। पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है। जो सबसे बड़ा जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज अगर जैसे मैंने बोला कि आपको मिनिमम इंडिविजुअल लेवल पे 20 स्टॉक्स डालने चाहिए या 30 40 स्टॉक्स डालने चाहिए, तो अगर आपके पास 50 या 1 लाख रुपया है तो आप उसमें 20 30 40 स्टॉक नहीं खरीद सकते। और जो पोर्टफोलियो है उसका कंपोजिशन कैसे चेंज होगा, इतने छोटी अमाउंट से
वो नहीं हो सकता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपको पोर्टफोलियो बना हुआ है जो कि आपको दिखता है, हर महीने आपको पोर्टफोलियो कंपनी का दिखता है कि कोई भी अगर आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आपको हर महीने दिखेगा कि मेरे कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा डाला हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर आप उसमें यूनिट्स पे पैसा डाल देंगे तो आपका बना बनाया पोर्टफोलियो आपका बन गया है, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वो पोर्टफोलियो बन गया है। आपने मान लो 1 लाख रुपया किसी स्कीम में लगाया, वो स्कीम ने मान लो 5% स्टॉक ए में डाला हुआ है, तो आपका 5,000 रुपया वो स्टॉक ए में इन्वेस्ट हो गया है। तो उसके हिसाब से अगर जैसे म्यूचुअल फंड मैनेज होता है, पोर्टफोलियो चेंज होता है, तो टू दैट एक्सटेंट आपका भी पोर्टफोलियो उसमें चर्न होता रहेगा, आपका पैसा उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट की तरफ और ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये सब पूरी जो रिसर्च करनी है, स्टॉक लेना है, पोर्टफोलियो बनाना है, मैनेज करना है, ग्रो करना है, मैक्रो इकोनॉमिक देखना है, माइक्रो इकोनॉमिक देखना है, ये सब से अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द best product to approach because that mutual fund is nothing but a combination of all these. Correct? जी जी, बिकॉज इट्स इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब। अगर Correct. कोई अगर हम एज ए कॉमन इन्वेस्टर देखेंगे, कॉमन पर्सन, तो उसको 9 to 5 जॉब भी करना है, अपना बिजनेस भी देखना है, फिर अपना घर के भी काम संभालने हैं, वो सब करना है। तो उसके हिसाब से बियॉन्ड ए पॉइंट इतना बैंडविड्थ एज ए कॉमन इन्वेस्टर, कॉमन मैन के पास नहीं रहता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं उनका 24 घंटे वही काम है। तो टू दैट एक्सटेंट जो उनका वैल्यू एडिशन होगा उनकी तरफ से, आई थिंक वो एक वैल्यू क्रिएट करने का एक रखता है। इसमें जैसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में ख्याल आता है, पहले तो ये विजुलाइज हो गया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नथिंग बट म्यूचुअल, चाहे मैं खुद से करूं चाहे मेरे बिहाफ में जो प्रोफेशनल्स है जिनका फुल टाइम वर्क है वो मेरे बिहाफ पे अगर करे तो मुझे उसमें से जो बेस्ट वैल्यू है वो निकल के आ सकती है बिना मेरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी ज्यादा लगाए हुए, है ना। इट्स नॉट माई फुल टाइम जॉब। तो जब म्यूचुअल फंड के बारे में हम सोचते हैं, है ना, पहली बार जब सुनते हैं अच्छा ठीक है ये होगा, तो मुझे थोड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें थी, या मैं बहुत कहूंगा बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो ऐसा उसमें क्या होता है कि क्या पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को दे दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, या किसी फंड मैनेजर को ट्रांसफर किया जाता है, या कैसे होता, कैसे मतलब ये पैसा कहाँ जाता है? तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है वो ट्रस्ट बेस्ड होता है। तो जो भी पैसा आता है, जो एसेट आते हैं, वो एक ट्रस्ट में जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने पैसा दे दिया कि एएमसी के पास है या फंड मैनेजर के पास, ऐसा नहीं होता है। वो ट्रस्ट में होता है, ट्रस्ट को मैनेज करते हैं, जो शेयर्स आते हैं वो डीपी में जाते हैं, कस्टोडियन के पास होते हैं। तो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और अगर किसी को रिडीम करना है तो उसके उतने हिसाब से पैसा शेयर्स को बेच के उसको म्यूचुअल फंड में पैसा रिडीम भी हो जाता है विद इन 1 day 2 days, तो उसके हिसाब से होता है। तो जो इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो पूरा, या एंड इट्स पूरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री। जो सेबी है उसको पूरा ओवरसाइट करती है, जो ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड होता है, वो पूरा उसको ओवरसाइट तो इसमें मिस यूज होने का चांस ना के बराबर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर मैं आपसे समझना चाहता हूं मैं, बिकॉज यू आर हैंडलिंग सच अ ह्यूज अमाउंट, तो आप ये इसका आंसर बता भी सकते हो। क्या कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी इसमें होता है कि फंड मैनेजर कभी भी पैसा ट्रस्ट से निकाल पाता है, निकाल सकता है, या वो कैसे फिर वो इंटरेक्ट करता है ट्रस्ट के पैसे से? उसको कैसे मालूम पड़ता है इसमें इतना यूनिट एलोकेट करना है? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, या ये सब कुछ इनकैप्सुलेटेड है कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कि पीछे क्या हो रहा है, दे आर जस्ट seeing the numbers and buying stocks? कैसे होता है? जी नहीं सर, फ्रॉम म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव हमारे पास बस इतना इंफॉर्मेशन होता है कि ये स्कीम में इतना पैसा है और हमको इसको मैनेज करना है। तो इसमें किसी एएमसी लेवल पे या फंड मैनेजर लेवल पे पैसे का कुछ एक्सेस नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ एक्सेस जो होता है, जो राइट्स होते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करना और उसको मैनेज करना। जो पैसा होता है पूरा, दैट इज एसेट होते हैं, वो पूरे ट्रस्ट को और विद इन दैट वो स्कीम को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट एनी इंडिविजुअल एएमसी और इंडिविजुअल फंड मैनेजर। ओके, हर एएमसी का अपना ट्रस्ट होता है? जी, हर एएमसी का ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट का बस एसेट होते हैं, और एएमसी का जो सिर्फ काम है वो उसको मैनेज करना होता है। मैनेज करना है। अभी ये तो मुझे समझ में आ गया कि किस तरीके से ये होता है। आई थिंक व्यूअर को भी समझ में आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया, प्लीज आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। वी विल ट्राई टू सेंड दोस क्वेश्चंस टू दीक्षित ओवर ईमेल। अगर उनको टाइम रहेगा तो उस पर भी रिप्लाई कर पाएंगे। इसमें से एक दूसरा पॉइंट भी है, जिस जगह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई भी नोन प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म ले ले, अब स्टॉक्स है, जीरोधा है, अगर कल को वो शट डाउन होता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म, छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता, कहीं से भी अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी म्यूचुअल फंड में, कल को वो शट डाउन हो गया वो प्लेटफॉर्म, तो क्या मेरा पैसा लॉस हो जाएगा या कैसे होगा? इसको मैं विजुलाइज कैसे करूँ, क्या होता क्या है फिर उस केस में? जी नहीं, ये जो आपने प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए,
वो सब प्लेटफॉर्म्स इंटरमीडिएटरीज हैं, और यू कैन से काइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर। उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जब पैसा लगाते हैं तो पैसा वो प्लेटफॉर्म पे पास नहीं जाता है, पैसा वो जाता है इन्वेस्टमेंट, जो आपने बोला कि जैसे बोला ट्रस्ट के पास पैसा जाता है, वो एएमसी उसको इन्वेस्ट कर देता है, उसके सामने हमको शेयर्स मिल जाते हैं डीपी में जो कस्टोडियन के पास रहते हैं। तो इसमें जो भी ये प्लेटफॉर्म रहते हैं उनका कुछ रोल नहीं होता है, उनका रोल सिर्फ इतना है कि आपसे पैसा लेके उसमें आगे इन्वेस्ट कर दिया, और बीच में उनका जो भी फीस है, कमीशन है, वो उसको लेते हैं। तो जो भी शेयर आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो पूरा एएमसी लेवल पे या ट्रस्ट लेवल पे होते हैं इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। अच्छा, मान लो कल को ये कोई भी इसमें से एक प्लेटफॉर्म बंद हो गया, छोटा या बड़ा कोई भी, कैसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म भी बंद होते रहते हैं, जी। तो उस केस में अगर किसी को चाहिए कि मेरा म्यूचुअल फंड कहाँ गया, तो वो कैसे देख सकता है, कहाँ से वो देख सकता है? कुछ एक बेसलाइन आइडिया आप बता सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, वो तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट आ रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं तो उसके आपको यूनिट एलोकेट होते हैं आपके नाम से। तो आपको यूनिट चेक करने तक तो किसी भी एएमसी की वेबसाइट पे जाके आप अपने देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने यूनिट्स हैं, और उस पर आप रिडीम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एडिशनल परचेज करना हो, एडिशनल रिडीम करना हो, वो उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो जो भी यूनिट्स है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म के पास यूनिट पड़े हैं, तो यूनिट है दैट इज विद द एएमसी जो ट्रस्ट लेवल पे होते हैं, तो उसमें होते हैं। तो उसमें प्लेटफॉर्म का कुछ रोल नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि जो यूनिट प्लेटफॉर्म के पास है, प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आपके यूनिट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपके जो भी आपके यूनिट्स आपको एलोकेट हुए हैं वो बिल्कुल सेफ है। सेफ है। सो सर ने जो बताया कि डेफिनेटली आप एएमसीज की, उन एएमसी की वेबसाइट पे जाकर के आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑलरेडी कैम्स एंड केफिनटेक ने मिलकर के एक ऐप भी लॉन्च हुआ है, एमएफ सेंट्रल। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा प्लेटफॉर्म में पता नहीं जो नंबर दिख रहा है सही लग रहा है, या कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से अगर आप, या फिर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रखा है, आपको सेंट्रलाइज देखना है, तो गो टू प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड एमएफ सेंट्रल एंड जस्ट एंटर योर पैन कार्ड, आई मीन साइन अप यूजिंग योर पैन कार्ड, यू विल सी ऑल योर म्यूचुअल फंड्स। सो इससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि म्यूचुअल फंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच सर जी, ये पूरा क्लियर करने के लिए भी कि ये सिक्योरिटी वाइज ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर के पास पैसा जा रहा है या किसी इंडिविजुअल को इसमें पैसा देना होता है। एक्चुअली ये उस एएमसी के ट्रस्ट के पास जाता है, एंड देन फिर वहां से फंड मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं, ग्रो करते हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट वेल्थ। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है, कितना स्टेबल है, और किस तरीके से मैं इसको देख सकता हूं, किस तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म है तो कम चार्ज ले रहा होगा, वो प्लेटफॉर्म है तो ज्यादा चार्ज ले रहा होगा। आई थिंक उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से करूं म्यूचुअल फंड, लगभग सेम ही, लगभग नहीं, एग्जैक्टली सेम जो सेबी ने, जो आपने फैक्ट शीट में डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक्सपेंस रेशियो इतना है रेगुलर का, इतना डायरेक्ट का, वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म सेम रहता है, या किसी भी तरीके से कोई चेंज आने का चांस रहता है? नहीं, वो स्कीम लेवल पे रहता है। स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट का अलग है, रेगुलर का अलग है, वो सबके लिए सेम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्सपेंस लग रहा है आपका, किसी पे कम लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो फैक्ट शीट में आपको डिक्लेयर होता है हर महीने की स्कीम का कितना एक्सपेंस रेशियो है, वो हर इन्वेस्टर के लिए उतना ही हो। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो मतलब जो आप चार्ज देते हो, भाई आपके लिए कोई फंड मैनेज कर रहा है अगले 15-20 साल के लिए, कुछ तो चार्ज आएगा ना, तो वो चार्ज को ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है कि चलो मुझे समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, मैं चालू करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है, कई बार तो लोगों के माइंड में ये मिथ बैठा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न बनता है और मैं स्टॉक लूंगा तो ज्यादा रिटर्न बनता है। इस पे आपका क्या थॉट, एकदम ऑनेस्टली आप बताइए। जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग रन में, आई थिंक उनका जो वेल्थ है वो ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट स्टॉक्स में प्ले करते हैं, अनलेस आपके पास फुल टाइम आप उसको एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि आप जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनसे compete करके उनसे बेटर रिटर्न बना सकते हैं, तो जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपको इतना टाइम नहीं है, इतना कैपेबिलिटी नहीं है, और आप सोचेंगे कि मैं उनको बीट कर दूंगा, तो वो एक आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है। तो आई थिंक फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर, फॉर अ कॉमन पर्सन, आई थिंक जो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर जाएंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में आपका कंपाउंडिंग उसमें अच्छा हो जाएगा। तो अगर मैं लॉन्गर होराइजन के बारे में सोच रहा हूँ, 15-20 साल, और इसको स्केल करना चाहता हूँ, तो एंड ऑफ द डे मुझे सिंप्लीफाई करना होगा अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, कि अगर मेरे पास आज 1 लाख है, 50,000 है, तो मैं आसानी से जाके डाल दूं। अगर मैं दिन भर बैठ के यही सोचूंगा 2 घंटे कि यार 1 लाख आया है, इस स्टॉक में डालूं कि उस स्टॉक में डालूं, तो मुझे लगता है वो जो एक मेंटल बैरियर जो क्रिएट होता है, वो ही वेल्थ नहीं बनाने देता जी। हर और बार। एक और चीज ये है कि उसमें क्या होता है ना, कि अगर आपके पास 1-2 स्टॉक हैं तो आपको लगता है कि यार आप रिसर्च कर रहे हैं, एक नया स्टॉक मिला, तो फिर बोलेंगे यार इसको बेच के मैं वो ले लेता हूँ, जो बेचा वो स्टॉक चल जाता है, जो लिया वो गिर जाता है। तो ये सब भी काफी कुछ होता है। जो आपका स्किल सेट है
उस पे फोकस करके ज्यादा कमाई करो और उसको ज्यादा इन्वेस्ट करो, रादर देन फोकसिंग कि मेरे को रिटर्न मैक्सिमाइज करना है। रिटर्न मैक्सिमाइज करने की जगह आपका इनकम मैक्सिमाइज कीजिए, और रिटर्न आपको जो भी अपना एक रीजनेबल लेके चलिए कि आपको कितना रिटर्न बन सकता है, उसके हिसाब से ज्यादा रिस्क लेके नहीं करेंगे तो ओवर लॉन्ग टर्म आई थिंक मैंने देखा है कि वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा हो जाता बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे लगता है चलो ठीक है मैं करता हूं, मैं करूंगा, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट म्यूचुअल? सो क्या इस डिबेट का क्या एंड है कि व्हाट इज बेस्ट म्यूचुअल फंड? क्या इस तरीके से इसको देखना चाहिए और इस तरीके से देखना चाहिए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी? क्या अप्रोच होना चाहिए जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट में उतरूं तो? है जी। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड जैसा कंसेप्ट मार्केट में मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज आज का जो बेस्ट है अगले साल का बेस्ट कोई और होगा, उसके अगले साल का बेस्ट कोई और होगा, और विद इन दैट भी कैटेगरी चेंज होती है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे, अगर आप फंड्स देखेंगे कि किसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसमें सारे आपको स्मॉल कैप फंड्स दिखेंगे, बिकॉज स्मॉल कैप स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। वही अगर आप 19 से पहले आप देखते कि बेस्ट म्यूचुअल फंड, उसमें आपको लार्ज कैप वाले फंड्स आते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप तभी पिटे हुए थे। सो टू दैट एक्सटेंट जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, बेस्ट कैटेगरी है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो उस पे फोकस नहीं करके इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए कि मेरा क्या गोल है, उसके लिए कितना रिटर्न मेरा एक्सपेक्टेशन है, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिए मेरे को किस कैटेगरी में या कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। जहाँ जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपका लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल कर रहा है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली कि जो आपके गोल को फुलफिल कर रहा है दैट इज बेस्ट फॉर जी। बाकी अगर हम नंबर वाइज बेस्ट ढूंढते जाएंगे तो वो बदलते रहते हैं, हम बस हॉप करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह और हमारे हाथ में कुछ एक्चुअली में आएगा नहीं। जी, इस पे एक स्टडी भी हुआ है आई थिंक। अगर आप हर साल का बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो आई थिंक रिटर्न इज लोअर देन द इंडेक्स लेवल आल्सो, बिकॉज हर साल में बेस्ट म्यूचुअल फंड चेंज होता है। बट अगर आप एक म्यूचुअल फंड से स्टिक करके रहेंगे तो टू दैट एक्सटेंट हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। सर बहुत ये जेन्युइन और ऑनेस्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे भी कि जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है ना, अप डाउन, ये तो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है, तो ऐसे केस में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो जब आप देखते हो कि 10,000 करोड़ 10% नीचे गया, मतलब 1,000 करोड़ गायब हो गए, और 10,000 ऊपर गया तो ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो 1,000 करोड़ लोगों के लिए बना दिया। इसको आप कैसे हैंडल करते हो? एक साइकोलॉजी वाइज, दूसरा फंड वाइज आप कैसे उसको रीबैलेंस करने का ट्राई करते हो? क्या अप्रोच आप लेकर के चलते हो? अगर थोड़ा सा आप उसको बता पाए। साइकोलॉजी वाइज तो अगर आपको मैनेज करना है, आई थिंक लुक एट परसेंटेजेस ओनली, डोंट लुक एट एब्सोल्यूट नंबर्स। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है या 100 करोड़ का है, तो अगर आप उसको डेली देखेंगे मेरा 1% मतलब 5 लाख 10 लाख नीचे हो गया तो आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप देखेंगे कि 1% है, 2% है, 3% है, तो परसेंटेज जब देखेंगे तो आपका एक माइंड में रैशनल रहता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए रादर देन लुकिंग एट एब्सोल्यूट नंबर्स। और जो वोलेटिलिटी है दैट इज द नेचर, मार्केट का नेचर है, तो उसको कैसे अब्सॉर्ब करना है। तो उसमें क्या होता है कि अपनों को फ्यूचर पे नजर रखनी है, 3 साल में ये कंपनी का क्या होगा, 5 साल में ये कंपनी का क्या होगा, उसके हिसाब से अगर आपको एक बना के देखना है कि दिस इज द गोल, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, विद इन दैट ऊपर नीचे उसका प्राइस ऊपर नीचे होगा, वो होता रहेगा। बट उस वोलेटिलिटी में अगर आपकी कंपनी की, आपकी इंडस्ट्री के फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है, टेम्परेरी मूवमेंट तो स्टॉक मार्केट में होता रहता है, तो उस पर अगर लॉन्ग नजर रखेंगे पोटेंशियल वैल्यू पे, तो फिर जो इंटरिम जो मूवमेंट्स हैं वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो परसेंटेज टर्म में सोचिए, और आपका जो कंपनी का वैल्यू है या पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसकी तरफ देखिए कि उसकी तरफ अगर आपका ट्रेजेक्ट्री अच्छा जा रहा है तो आई डोंट थिंक कि कुछ उसमें मेजर घबराने की जरूरत है। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट जस्ट ऐड कर रहा हूँ कि यस, परसेंटेज टर्म में देखिए, वैल्यू वाइज देखिए, प्लस अपने गोल वाइज देखिए। अगर आपका जो गोल है वो फुलफिल हो रहा है देन डू नॉट वरी अबाउट द फ्लक्चुएशन। दुनिया में हर चीज फ्लक्चुएट होती है। रिसेंटली टमाटर के भाव 200 रुपए गए थे, 20 आए, और फ्लैट के भी भाव ऊपर नीचे होते हैं, गोल्ड के भी। बस फर्क इतना है कि वहां कोई चार्ट नहीं लगा है, इसलिए डर नहीं लगता। राइट। और एक यहाँ और जो ट्रिक चार्ट है, और एक और ट्रिक क्या है कि जब बुल मार्केट है, आपने पैसा बना लिया, आपका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो एक माइंड में रखिए कि मेरा पोर्टफोलियो उससे 30% कम ही रखिए आपका वैल्यू। तो आपको फिर जब 15-20% का करेक्शन होगा तो आपको उसमें एक माइंड में कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ ये रियल है, ये रियल है, ये रियल हो रहा राइट, था। राइट। यहां तक तो हमने म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखा। अब आगे का मुझे आपसे समझना है सर, जो आपकी मेन एक्सपर्टीज है, जब आप पैसा लगाते हो तो आपका क्या फोर्सी है, क्या आप देख रहे हो, किस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी? जी देखो, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ओवर लॉन्ग टर्म हमारा जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है अराउंड 7% के आसपास का रियल, और 4-5% का इन्फ्लेशन होता है, तो मतलब 11-12% के आसपास का हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है।
और लॉन्गर टर्म हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स हैं उससे 2-3% एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, बिकॉज जो इकोनॉमी शिफ्ट होता है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट हो रहा है, उसके हिसाब से जो लिस्टेड कंपनीज ऑर्गेनाइज कंपनीज उनका थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ जीडीपी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से बेटर ग्रो होता है। तो वही अपने को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो और जो स्टॉक का रिटर्न आता है वो मोस्टली प्रॉफिट ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ को फॉलो करता है। तो हमको शॉर्ट टर्म 1 साल 3 साल का रिटर्न नहीं देखना चाहिए, 5 साल 10 साल 15 साल का रिटर्न देखना चाहिए। तो जो हमारा जो रिटर्न आया है वो इन लाइन विद द कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो 14-15% के आसपास ग्रोथ होता है उसके हिसाब से रिटर्न बना है। तो वही हम एक बेस केस लेके चलते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारा 6-7-8% से ग्रो करता रहेगा और डबल डिजिट के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगा। तो उसमें हमारा फोकस वही रहता है कि कौन सा सेक्टर कौन सी कंपनी नॉमिनल जीडीपी से बेटर ग्रो कर सकती हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाया जाए। बिकॉज हमने देखा है कि जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज जीडीपी से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही हैं उनमें ज्यादा पैसा बनता है हिस्टोरिकली। तो वो हमारा एक फोकस रहता है टू आइडेंटिफाई जीडीपी को क्या ड्राइव कर रहा है। बिकॉज जीडीपी में क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और सारे सेगमेंट साइक्लिकल होते हैं। कभी कंजम्पशन ड्राइव कर रहा है, कभी इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रहा है, कभी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव कर रहा है, कभी सर्विसेज ड्राइव कर रहा है। तो एक देखना पड़ता है कि कौन सा सेगमेंट जीडीपी को ड्राइव कर रहा है, वो सेगमेंट में वो सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं, कौन से लीडर्स हैं, तो उसके हिसाब से देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो आपने एक बताया कि फॉर्मलाइजेशन जो कि होता जा रहा है वो एक बड़ा ट्रिगर रहता है किसी भी या एक अच्छी स्टेबल इकोनॉमी में ग्रो करने का, क्योंकि जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आपने एक मैथ बताया कि हमारा 5-6% का इन्फ्लेशन है, 5-6% की हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है, तो टोटल 12-13% या 1-2% और एक्स्ट्रा मान ले तो टॉप की कंपनियां उसको बीट करते हुए आगे बढ़ती है। दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड दैट्स व्हाट यू एम फॉर, करेक्ट? जी ठीक। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जैसे बहुत सारे नॉइजेस होते हैं ना डेली, पॉलिटिकल ये ड्रामा हो रहा है या कुछ और ड्रामा हो रहा है या कहीं वॉर हो रहा है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि हेल्थ चेक के लिए क्या 2-3 पैरामीटर आप एज अ इकोनॉमी लेवल पे रखते हो या एज अ फंड मैनेजर देखते हो कि अच्छा ये हेल्थ चेक जो है ये सही चल रहा है, तो जो नॉइजेस चल रहे हैं माइंड में वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं कि ये टेम्पररी है, ये सब ठीक है, आते जाते रहेंगे। जी वो आप कैसे हेल्थ चेक करते देखो, कोई भी इकोनॉमी को फॉर एग्जांपल जैसे अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हैं? ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा एक चीज होता है किसी भी कंट्री में वो होता है डेमोक्रेसी। अगर किसी हमारी इकोनॉमी में या जो इंडियन एज ए कंट्री है डेमोक्रेसी इज इंटैक्ट, गवर्नमेंट स्टेबल है, राइट, एट द सेम टाइम जो विद इन द इकोनॉमी जो अपनी इंडस्ट्रीज जो उसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो स्टेबल है, वो किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करे। काफी कंट्रीज का जो एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, अगर या एक या दो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है, वो इंडस्ट्री को कुछ हो गया तो इकोनॉमी एक थोड़ा सा कोलैप्स हो जाती है। बट अगर आपकी इकोनॉमी जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बनी हुई है, तो अगर एक आधी इंडस्ट्री में कुछ इंपैक्ट आता है तो बाकी इंडस्ट्रीज उसको कंपेसेट करके ले जाती है। बट जो मेन 2-3 चीजें हमको जो ध्यान में रखना पड़ता है कि डेमोक्रेसी इंटैक्ट है और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा कंट्रोल में है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, हमारा करेंसी स्टेबल है। तो ये सब चीजें अगर हमारा स्टेबिलिटी की तरफ है या बेटर कर रही है बाकी सब कंट्री से, तो आई थिंक ऐसा कुछ घबराने वाला उसमें जरूरत नहीं है। नहीं होता है। मैं इसलिए सर आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जेन्युइनली 15-20 साल तक यहाँ बने रहना है, चाहे जैसे भी रहे, बट बने रहेंगे तो पैसा बनेगा, बने नहीं रहेंगे तो 2 साल में डबल करके भी निकले तो भी वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन नहीं है। तो जैसे अभी हर क्वार्टर में जीडीपी का डेटा आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे टैक्स कलेक्शन का डेटा आ रहा है, फिर उसके बाद टैक्स के भी हाल में बजट भी आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे कोई 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जैसे जीडीपी का डेटा मान लो कोई ट्रैक कर रहा हो कि भाई हर क्वार्टर में जब तक जीडीपी हमारी पॉजिटिव चल रही है तब तक तो उसके लिए हेल्थ चेक वाइज बढ़िया। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं फादर बना 3 महीना पहले। जी मेरा बच्चा बेटा रोता भी है तो मन में ही ऐसा, पहली बार बना हो तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों रो रहा है, इसको कुछ दुख रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आता, तो ये लगता है डॉक्टर के पास चलेंगे। बट 2-3 बार डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने बोला हेल्थ चेक एक पैरामीटर क्या है, अगर आपका बेबी प्रॉपर दूध पी रहा है एंड दिन में 6 to 7 टाइम्स सुसु कर रहा है, तो बेसिकली मेरे लिए अब वो सुसु टेस्टिंग मैकेनिज्म हो गया कि अगर 6 to 7 टाइम वो दिन में सुसु कर रहा है देन ही इज हेल्दी, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। सो ये मेरे लिए पैरामीटर हो गया कि जिस दिन मुझे थोड़ा डर लगता है भाई आज सुसु काउंट करने का डे आ गया है, इसको काउंट कर लो, इफ इट इज 6 to 7 to 8 टाइम्स ग्रेट, मूव फॉरवर्ड, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स जब कुछ बहुत सीरियस होगा तो डेफिनेटली वी विल विजिट डॉक्टर, ये डॉक्टर ने हमें सिखाया। तो बहुत फनी एग्जांपल मैंने दिया है बट अभी ये बहुत रिसेंटली मेरे साथ हो रहा है। जी ऐसे ही इकोनॉमी टेस्टिंग में
क्या ऐसे, एक तो आपने जैसे डेमोक्रेसी बता दिया कि डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी चेक करने का सिंपल तरीका है कि जो रूल्स बदलते हैं वो वोटिंग से हो रहे हैं, तो दैट मीन्स डेमोक्रेसी है, दैट्स सिंपल। फाइट करके अगर रूलर्स जो गाइड करने वाले हैं वो बदल रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है। तो वो हमारे यहाँ हो रहा है, वो 5 साल में एक बार टेस्ट होता है। ऐसे कुछ क्वार्टरली चेक करने के भी पैरामीटर्स होते हैं क्या, ईयरली चेक करने के भी पैरामीटर्स होते हैं क्या, या आप ऐसे कुछ अपने अपने बना रखे हैं कि ये अगर चीजें हैं देन इकोनॉमी इज हेल्दी एंड डू नॉट वरी अबाउट द नॉइजेस? क्योंकि 200 में डिस्कशन होता है तो अलग अलग लेवल का डिस्कशन होता है कि अरे ऐसा हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब तो गिरने ही वाला है, अब तो बहुत ऊपर आ गया है, बहुत कुछ होता है। आप आपने वो सब झेला होगा, देखा होगा और रोज फील करते होगे आप। ये सब से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक पीपल के लिए, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के लिए है, पेसिमिस्टिक लोगों के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमको एक तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और हमको ये रखना है कि जिन लोगों को हमने चुना है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे रूलर्स हैं, तो अगर मान लो जीडीपी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको उनको उन्हीं लिए बिठाया गया है कि दे विल वर्क टू बेसिकली वर्क, अगर कुछ कहीं पे कुछ गलत जा रहा है तो उसको सही करने का बात करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो जीडीपी में थोड़ा गिरावट आए, तो उसमें फिर गवर्नमेंट क्या करता है कि हम लोग थोड़ा सा हमारी तरफ से कुछ खर्चा करेंगे तो जीडीपी में उछाल आएगा, या फिर इंडस्ट्री को कुछ हम टैक्स एडवांटेज देंगे तो उससे कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा, या फिर कुछ इस टाइप का हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमको भी मान लो रुपया बहुत गिर रहा है तो हमको अपने एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, तो उसके हिसाब से वो अपनी तरफ से करते हैं। तो हमको उन पे भरोसा करना है कि वो अपने इकोनॉमी को मैनेज करेंगे अच्छी तरह से। तो जो बाकी हेल्थ चेक का रहता है कि हमको एक, बिकॉज क्या है ना, ग्लोबल एक रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि हमारा ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रहा है, तो आप देखेंगे ग्लोबली सारी कंट्रीज का स्लो हो, तो उसके हिसाब से अगर आपका ग्रोथ मान लो 8% से गिर के 6% आ गया और ग्लोबल ग्रोथ 3% का गिर के 2% आ गया, सो दैट मींस यू आर स्टिल डूइंग वेल ओवरऑल ऑन अ जीडीपी पर्सपेक्टिव। सिमिलरली करेंसी आप देखें, हम बोल रहे हैं कि हमारा रुपया गिर रहा है तो उसमें काफी लोग पैनिक करेंगे कि हमारा 85 8 क्रॉस कर गया, बट सामने आप देखेंगे कि डॉलर के सामने सारी करेंसीज गिर रही हैं और रुपया जो भी गिरा है वो सबसे कम गिरा है। तो एक हेल्थ चेक है कि एज ए करेंसी हमारा एक इतना खराब नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज से। तो उसके हिसाब से हमारे पास पैसा है, अगर मान लो कुछ नहीं भी होता है तो 10-11 महीने के आसपास का इम्पोर्ट का पैसा है, तो वो एक चीजें होती है जो इकोनॉमी को हेल्थ चेक में एक मदद करती है। तो आपने ये जो 6-7 पैरामीटर्स बताए, आई थिंक मैं इसको वीडियो में ट्राई करूंगा कि ये टेक्स्ट लिख करके भी आ जाए कि भाई कहीं से भी कोई भी डिस्कशन आपको सीधा आकर के ये 6 पैरामीटर्स देखने हैं, तो आप बोल रहे हो कि ये हमारी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। अगर ये इंटैक्ट है तो जो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन है 10-15% का, इसको इग्नोर करो तो जाकर के हम बड़ा वेल्थ, मैसिव वेल्थ बना पाएंगे, वरना निकाल के भाग जाएंगे। जी, और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे तो फिर कभी भी अपना, बिकॉज हमेशा क्या है ना, पेसिमिस्टिक चीजें हमको हमेशा थोड़ा रियल लगती हैं, बट ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो बिकॉज हिस्ट्री को देखेंगे तो कितने सारे इवेंट हुए, एडवर्स इवेंट हुए हैं, बट स्टिल इकोनॉमीज जो है सर्वाइव करती है, ग्रो करती हैं, तो उसी को ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेरी बेसिस पे कुछ खराब चीजें हो भी रही हैं, बियॉन्ड ए पॉइंट इकोनॉमीज विल कम बैक, उसमें जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, दे विल कम बैक, और लॉन्ग टर्म में यू विल मेक मनी। तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि कोई भी इकोनॉमी में एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ ऐसा, कुछ मेजर इकोनॉमी में कुछ ऐसा मेजर इशू हुआ हो। तो साइकिलिकल इश्यूज आते रहते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म जो ट्रेजेक्टरी है वो एक इंटैक्ट रहता है। सो इसको मैं एक और पैरामीटर्स कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए लोगों को कहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये सही है या नहीं। जैसे मैंने एक बताया सुसु चेक, वैसे ही एक चेक मैं उनको बोलता हूँ सैलरी चेक, कि पेपर पे ये मुझे लिख करके बताओ क्या आने वाले 5 सालों में जिस भी सैलरी पे आज हो, इससे ऊपर वाली सैलरी पे आप होगे या नहीं होगे, या आप ये मान के बैठे हो कि आप पूरी इंडिया ने ठान लिया है कि अब तो लोकेश जी की सैलरी इतनी ऊपर हो गई, अगले साल से सब मिलके इसको घटा डाले, ऐसा सोच रहे हो, या 5 साल बाद आपकी सैलरी ऊपर हो? तो ज्यादातर लोगों का आंसर आता है कि हाँ ऊपर हो। तो अब मैं उनसे पूछता हूँ ये सैलरी कौन देगा? कोई बिजनेस देगा या कोई सिस्टम देगा या आप अपना बिजनेस करोगे वहां से आएगा? तो आंसर आता है हाँ ऑफ कोर्स वहां से आएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि आपको इंडिया के बारे में क्या लगता है, इंडिया यहाँ से आने 5 साल और बढ़ेगा, या बस अब हम ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुके हैं, अब अगले साल से तो सब खत्म ही करना है हमें, ऐसा हो चुका है, या हमें आगे बढ़ना है? तो जैसे कि बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए कौन हेल्प करेगा? बिजनेसेस हेल्प करेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, कोई कुछ बिल्ड कर रहा है, कोई कुछ बिल्ड। तो अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी और इंडिया आगे बढ़ेगा, विच इज हमारा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, तो इसका सेंट्रल प्लेस तो बिजनेस है, बिजनेस ही प्रोडक्शन भी कर रहा है, बिजनेस ही सैलरी भी दे रहा है जी। तो हम कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, हाँ इंडिया आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सारे बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे। ये सही लग रहा है क्या आपको? तो वो बोलते सही तो नहीं लग रहा है। तो बोलता अपना सैलरी चेक पे नजर रखो, अगर जिस दिन आपको भरोसा होगा कि आने वाले 5 साल में पक्का मेरी सैलरी डाउन ही होगी,
उसी दिन सारा पैसा निकाल, क्योंकि इसका मतलब इकोनॉमी जी का डाउनटर्न चालू हो गया। लेकिन जब जी तक आपके मन में ये भरोसा है कि यहां से 5 साल बाद मेरी सैलरी इससे ऊपर ही होगी, तब तक आप बने रहो। कोई भी आर्ग्यूमेंट सुन जी के आए, कोई भी कहानी सुन के आए, अपने सैलरी पे एक बार टेस्टिंग लगाओ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये एक बहुत सिंपल टेस्ट सही आपको लग रहा है, या आपका, मैं जनरली आपसे जानना चाहता हूँ इसका क्या आपका व्यू है इस पे? नहीं सर, आप भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप खुद के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, खुद की इंडस्ट्री हाँ। के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, तो दैट मीन्स आपको फिर इंडिया पे भी ऑप्टिमिस्टिक ही रहना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ही आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये सब पेसिमिस्टिक चीजें सोचते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इतना भी 5 साल के बाद इतना भी खराब नहीं होगा, तो आई थिंक देन बाय नेचर यू आर ऑप्टिमिस्टिक, राइट? अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है तो फिर इक्विटी मार्केट इज फॉर यू। चलो, थैंक यू सो मच सर फॉर कंफर्मिंग दिस। हमने बेसिक से चालू किया, एंड थैंक यू सो मच टू व्यूअर्स जो यहाँ तक अभी तक इसको देख रहे हैं। हमने बेसिक से चालू किया, फिर हम इकोनॉमी तक, चेकलिस्ट तक, और थोड़ा एडवांस लेवल पे आने के लिए हमने ट्राई किया। कुछ मेरे आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फ्रीडम नंबर? आजकल क्या ये, मतलब बहुत पहले से है, ये तो बोलने का ट्रेंड होता है आजकल, बट ये बहुत पहले से है कि एक मेरा फ्रीडम नंबर हो जाए, इतना बन जाए तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। आपका फ्रीडम नंबर है जी कुछ, आपने ऐसा बनाया है? सर देखो, फ्रीडम नंबर तो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल। तो हाँ। बट मेरा जो एक थंब रूल है, बिकॉज उसमें क्या है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी होती हैं कि आपको कैसे निकालना है। तो मेरा एक थंब रूल है कि आप अपना पोर्टफोलियो का एक देखिए कि जो अपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसमें कितना रिटर्न आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, 50-50% इक्विटी डेट यहाँ पे बना रखा है, तो एज्यूम कर लो कि आपका 10% का पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा। तो आपने उसमें निकाल दिया कि 5% या 6% का इन्फ्लेशन है, तो दैट मीन्स आपका जो रेस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आपने 4% बना लिया, तो 4% वो अपना आप निकाल सकते हो फॉर योर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो आपका जो भी एनुअल एक्सपेंस है उसको 4% से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका फ्रीडम नंबर आ जाएगा। तो उसका हिसाब से क्या है कि अगर आप 10% कमाते रहेंगे और 5-6% का इन्फ्लेशन भी रहेगा, तो आपका परचेजिंग पावर विल रिमेन सेम और यू विल डू वेल। तो टू दैट एक्सटेंट, अगर आपने थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना लिया है, 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टू दैट एक्सटेंट आप उसको 6-7% के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा फ्रीडम नंबर नीचे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से है। तो फॉर मी माई मंथली एक्सपेंसेस इंटू 12 डिवाइड बाई 4% इज माई फ्रीडम नंबर। आपने ऐसा कुछ निकाला है कि बस ये मैथ ही भी आप मुझे नहीं नहीं बताओगे? सर, ऑनेस्टली वो चेंज होता रहता है इन टर्म्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, दे कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, तो वो एक चैलेंज है। ये जो आपने पॉइंट बताया कि गोल चेंज होते रहता है, ये आई थिंक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें ये बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल कीप चेंजिंग द गोल पोस्ट। और ये चेंज होने की राइट। वजह से हर बार लगता है कि अच्छा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और वो करते करते लोग अंबानी भी बन जाते हैं, बट वो बनता नहीं है। ये अपना ईएमआई बढ़ता रहता है, वो एक मेजर इशू है। जैसे जैसे आपका सैलरी हाँ। बढ़ता है तो आपका ईएमआई बढ़ता रहेगा, तो मंथली एक्सपेंस कीप्स ऑन गोइंग अप। और आप जैसे आप लार्ज कैप एलआईसी का फंड मैनेज कर रहे हैं, मिड कैप मैनेज कर रहे हैं, स्मॉल कैप मैनेज कर रहे हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट व्यूअर्स जाकर के वो फंड को चेक भी कर सकते हैं। तो आपका डे टू डे लाइफ कैसा होता है? जब आप सुबह उठते हैं, फिर आपके मन में क्या क्या ख्याल आते रहते हैं कि अच्छा आज फंड को कैसे करना है, क्या करना है? या फिर आपने सब कुछ एल्गोरिथमिक बना रखा है कि ऐसा होगा तो ये कर लेना, बाकी मेरी जरूरत कम से कम है, मैं नए आइडियाज पे सोच रहा हूँ। कैसा आपका डे रहता है, आप मुझे बता पाएंगे? जी, पहले से पहले मैंने बताया कि इट्स फुल टाइम जॉब, तो ये 9 to 5 जॉब भी नहीं है, इससे हम्म। 24 आवर जॉब। तो आपको, बिकॉज आप सो रहे होते हैं तो बट दुनिया जाग रही होती है, तो उसके हिसाब से आपको तो सुबह उठ के पहले ग्लोबल देखना पड़ता है कि क्या कुछ इवेंट हुआ, ट्रम्प साहब ने क्या बोला, फेड ने क्या बोला है इंक्रीमेंटली, और बाकी सब क्या हो रहा है। तो वो सुबह उठते ही पहले वो चेक करना पड़ता है। देन डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, तो आपको न्यूज़पेपर जो हमारा क्या है कि हमको एक एडवांटेज है बीइंग बीइंग प्रोफेशनल्स की, हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत से ब्रोकर्स होते हैं, तो उनका रिपोर्ट आता है डेली, वो रीड करते हैं। काफी ब्रोकर से कॉल करते हैं, हमारा मॉर्निंग मीटिंग होता है, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं मॉर्निंग मीटिंग में कि कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या न्यूज है। फिर उस पर व्यू लेना पड़ता है कि वो, जैसे कि बोला कि वोलेटिलिटी है, तो ये न्यूज कुछ मैटर करेगा लॉन्ग टर्म में कि नहीं करेगा, उसके हिसाब से कॉल लेना है। बट बियॉन्ड ए पॉइंट जो हमारा पोर्टफोलियो है, हम मिनिमम 3 साल के व्यू से बना के चलते हैं, बट उसको रिव्यू कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, बिकॉज 3 साल का पोर्टफोलियो है, वो एक क्वार्टर में भी चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल हो सकता है, तो आपको कंटिन्यूसली ऑन द लुकआउट रहना पड़ता है। फिर एट द सेम टाइम नए आइडियाज भी ढूंढने हैं आपको पोर्टफोलियो, बिकॉज अगर कुछ बेचना है तो सामने लेना भी पड़ेगा। तो उसके हिसाब से यू कीप ऑन मीटिंग द मैनेजमेंट, हमारा कंपनी मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग होता रहता है। देन बिकॉज एज अ म्यूचुअल फंड है तो हमको एसेट भी लेके आने हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं उनको भी मिलना पड़ता है हमारा स्ट्रेटजी संभालने के लिए। तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच, बट मेजर पार्ट जो हमारा जाता है दैट इज ऑन द एसेट या मैनेजमेंट, और दैट इज ए 24 आवर। तो ऐसा नहीं है कि 9 to 5 हम घर पे चले गए फिर उसके बाद कुछ नहीं है, तो रात को भी सब ट्रैक करना पड़ता है। तो आपका ये जो पूरा ये ट्रैक करने का तरीका या मैनेज करने का तरीका, ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, अगर आप थोड़ा बता पाए? नहीं, आइडियाज के तो सर मतलब
यू कैन से अनगिनत होते हैं सोर्सेज। तो एक तो जैसे आपने बोला कि डे टू डे लाइफ में आपको देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लें। किसी गाड़ी का नया मॉडल आया, आपको अच्छा लग रहा है कि यार ये मॉडल अच्छा कर सकता है, तो आपको फिर वो स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में कि ये कंपनी नया मॉडल लेके आ रही है, मार्केट शेयर गेन करेगा, वो होगा। एट द सेम टाइम जब हम कंपनी से मिलते हैं तो उनसे जब समझ रहे होते हैं तो उनका एक पूरा सप्लाई चेन होता है, राइट। तो अगर कोई मान लो कि कंपनी बताती है कि हमको ये चीज मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, या फिर सप्लाई चेन है यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है, फिर हम देखते हैं कि अच्छा वो कंपनी और किससे माल ले रही है, या उस इंडस्ट्री में और कौन सी कंपनी, या फिर उसको सप्लाई चेन को भी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। एट द सेम टाइम बिकॉज बीइंग प्रोफेशनल्स तो हमको मैनेजमेंट का भी एक्सेस होता है, तो मैनेजमेंट से भी बात करते रहते हैं। और जो ब्रोकर्स हैं वो कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं हमारे लिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स भी आते हैं। हम डीलर्स से भी मिलते रहते हैं, डीलर चेक जो कंपनी का माल बेच रहे हैं, उनके कंपटीटर से भी बात करते रहते हैं। तो बहुत बड़े डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। एट द सेम टाइम जो अभी इनफैक्ट रिटेल बाकी नॉर्मल इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं, जो स्क्रीनर्स हैं, यू कीप ऑन रनिंग डिफरेंट स्क्रीनर्स कि कौन कौन सी कंपनी इन्वेस्ट अपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन सी कंपनी 52 वीक लो पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन सा कंपनी डीलिवरेजिंग कर रहा है, अपनी बैलेंस शीट को सुधार रहा है। तो उस टाइप के स्क्रीनर्स भी होते हैं, तो वहां से भी काफी आइडियाज निकल के आते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, ये मैनेजमेंट जो आपने बताया कि मैनेजमेंट से मिलना, तो क्या वो फंड मैनेजर को स्पेशल अपॉइंटमेंट देते हैं, या फिर ये जो कॉन कॉल वगैरह होते हैं उसके थ्रू ही मिलते हैं? जैसे आपको मान लो कल को एशियन पेंट को रिव्यू करना है, मैं जैसे जैसे नाम ले रहा हूँ, या कोई भी एक नाम मैं ले सकता हूँ, कोई भी एक नाम आपको रिव्यू करना है, आपको लग रहा है कि मुझे मैनेजमेंट से बात करना है इनके बारे में क्या है, तो क्या आप डायरेक्ट मैनेजमेंट को ईमेल लिखते हो, अप्रोच करते हो, ऐसा होता है? या कॉन कॉल का वेट करते हो कि एवरी क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है तो कॉन कॉल में जाकर के पूछेंगे? किस तरह का एक्सेस होता है कंपनियों में, बड़ी कंपनियों का स्पेसिफिकली? जी नहीं, कॉन कॉल का तो होता ही है, बट बियॉन्ड ए पॉइंट, बीइंग लार्ज इन्वेस्टर्स, तो एक हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हम अगर कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि भाई म्यूचुअल फंड्स को बीट करना या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बीट करना कॉमन मैन को डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उस टाइप का एक्सेस कॉमन मैन को नहीं मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, जैसे कोई कंपनी है, मान लो कोई प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, राइट। आपको उन्होंने बताया कि पब्लिकली दैट इज अवेलेबल कि हम प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, बट आपको उस प्लांट के बारे में कुछ समझना है कि भाई क्या कॉस्टिंग आएगी, लीज पे ले रहे हो, या कुछ ऐसा आपको जो इंटरनल समझना है, तो और वो पब्लिक डोमेन में है, बस आपको उनसे और क्लेरिफाई करना है, तो वो उसका एक्सेस वो आप बोल रहे हो कि दे देते हैं? वो दे देते हैं। इनफैक्ट हम प्लांट देखते हैं तो प्लांट देख के भी आते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या प्लांट डाला है, उसमें क्या है, वो सब वी हैव द एक्सेस टू विजिट दैट। और ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? मतलब उसमें उनको तो कोई डायरेक्ट फायदा नहीं, स्टॉक के मूवमेंट का डायरेक्ट फायदा नहीं, इनडायरेक्ट ऑफ कोर्स वैल्यूएशन अप एंड डाउन हो रही है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके लिए क्या रहता है? आर दे मतलब फोर्स, जैसे सेबी का है कि भाई आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो, यू आर इन्वेस्टिंग 1000 करोड़ इन देयर कंपनी, सो यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, दैट्स व्हाई दे हैव टू टेल देम, और इट्स लाइक इट्स अप टू देम वेदर दे वांट टू टेल और डोंट वांट टू टेल? नहीं, ये सब कंपनीज का अपना अपना फिलॉसफी होता है। काफी कंपनीज होती हैं कि जिनको लगता है कि उनको स्टॉक प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो इतना इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होती है, इतना कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी नहीं करती है, मिलती भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो मोस्टली भी काफी कंपनीज होती हैं कि उनको, बिकॉज आपको ग्रो करने के लिए पैसा लगता है, राइट। तो किसी भी कंपनी को ग्रो करना है तो पैसा जब लगता है तो आपकी एक लाइफ साइकिल में टाइम आता है कि आपको पैसा मार्केट से उठाना पड़ता है, बिकॉज कंपनी का जो पैसा जो इंटरनल जनरेशन होता है वो एक लिमिटेड वे में होता है। अगर आपको बियॉन्ड ए पॉइंट ग्रो करना है तो आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। तो अगर आपका वैल्यू मार्केट में अच्छा है तो आपको अच्छे भाव में पैसा मिल जाएगा, अगर वैल्यू नहीं है तो कम भाव में मिलेगा। तो उसके लिए कंपनीज का भी एक इंसेंटिव होता है कि उनका मार्केट में वैल्यू बनी रहे, और फिर उनका इनफैक्ट जो प्रमोटर्स का वैल्यू होता है, प्रमोटर्स का वेल्थ होता है, वो भी उससे लिंक होता है। और इनफैक्ट जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, उनका वन ऑफ द मैंडेट ये भी होता है कि शेयर होल्डर का वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करना है। तो उनका एक मैंडेट होता है। तो शेयर होल्डर्स का वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज होगा कि कंपनी के बारे में जितना वो बताएंगे लोगों को, उतना वो डिस्कवर होगी, उतना वैल्यू बढ़ेगा। तो उनके लिए ये वैल्यू, ये तो प्रमोटर्स वाला आपने जैसे बताया, जो प्रोफेशनल रन कंपनी है जैसे आईटीसी है, एचडीएफसी है, उनका कैसे रहता है? तो जो प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं, उनका भी एक जो मैंडेट है, दे हैव टू वर्क ऑन दैट। कोई आप बुक या कोई पर्सन एज ए इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, या आपके लिए गाइड का काम करता है, या इंस्पिरेशन का काम, जो भी वर्ड आप चूज करना चाहे, ऐसे कोई बुक या ऐसा कोई पर्सन जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा कुछ वेल्थ क्रिएट करना, आपके लिए ऐसा कोई इंस्पिरेशन है? सर, इंस्पिरेशन तो बहुत है। इनफैक्ट हर लर्निंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स, तो मैं एक ही नाम लूंगा, जैसे होवर्ड मार्क्स हैं, तो उनका काफी प्रभाव है, बिकॉज उनका जो है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना,
बियर मार्केट में कम पैसा लूज करना ताकि बुल मार्केट में ज्यादा पैसा बना सको, उस टाइप का है। जो अपनी डोमेस्टिक में जो बड़े दिग्गज हुए हैं, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, उनका है द काइंड ऑफ विजन ही है। तो काफी की चीजें, काफी लोगों से सीखने को काफी चीजें मिलती हैं। एक और भी क्वेश्चन है कि स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, अभी जो इसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व हो गया है, जो 2018 के बाद से टैक्सेशन इन्वॉल्व हो गया है कि हर बाइंग सेलिंग पे आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, वो म्यूचुअल फंड को नहीं पड़ता जब तक मैं जी फंड मैनेजमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया स्टॉक में या 1 लाख म्यूचुअल फंड में डाला और 5 साल बाद दोनों डबल हो गए, 2-2 लाख हो गए। अब मुझे शिफ्टिंग करनी है, मुझे लगा कोई दूसरा फंड मुझे 20% दे सकता है। अब मैं यहाँ पे 2 लाख निकाल रहा हूँ और उसमें 1 लाख पे मुझे टैक्स आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बच जाएगा, बट ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि चलो ऐसा हो गया, तो जो टैक्स आएगा मान लो आ गया 10%, तो मेरा 10,000 तो चला जाएगा। अब मुझे 190 मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। राइट। फंड मैनेजर के पास पूरा पैसा पड़ा है, वो पूरा इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे 190 को मैं 10% से ग्रो करूं और वर्सेस यहाँ पे 2 लाख को 10% से ग्रो करूं, दोनों में फर्क सीधा सीधा सामने आ जाएगा। तो ये कितना मैटर करता है, ये आप इसको कैसे देखते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस चीज को कैसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जो अक्सर मिस हो जाता है। ऐसा लगता है कि ठीक है। जी नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि अभी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में जो हम चर्निंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो हमको टैक्स नहीं लगता है। इन्वेस्टर जब रिडीम करता है तब टैक्स लगता है। तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने एग्जांपल देके बताया कि 2 लाख के पीछे आपको 10,000 का वो हो गया, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका बहुत बड़ा होता है। और एट द सेम टाइम काफी बार क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जब आपने एक बार टैक्स दे दिया और जो इन्वेस्ट किया उस पर लॉस हो गया, तो आपको उसमें डबल वैल्यू हो जाता है। तो टू दैट एक्सटेंट जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते होते रिटर्न्स में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो म्यूचुअल फंड्स का जो अभी जो एडवांटेज है कि आई थिंक दैट इज वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एडवांटेज है, बिकॉज जो पैसा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है। तो उसमें जो भी उनको बेनिफिट होता है शॉर्ट टर्म गेन्स का, लॉन्ग टर्म गेन्स का, आई थिंक लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर बहुत बड़ा एक फिगर इन्वेस्टर्स के लिए बनता है। तो व्यूवर्स के लिए मैं एक बार जस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपया दीक्षित सर ने LIC स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, एंड एक साल के अंदर मेरा ये 1 लाख डबल हो गया। एंड इन्होंने जो वहां पे स्टॉक चूज किया था, लेट्स से वो भी डबल हो गया। सेम ही हम दोनों स्ट्रेटजी सेम लेकर के चलते हैं। तो जब दीक्षित सर उस 1 लाख को वहां से निकाल करके उनको शिफ्टिंग करने की बारी आएगी, लेट्स से ही फाउंड अनदर स्टॉक कि ये ज्यादा अच्छा है, इट कैन गिव 20% इन नेक्स्ट 1 ईयर। सो अगर वो वहां से शिफ्टिंग करेंगे तो 1 लाख का 2 लाख हुआ, पूरा 2 लाख निकालेंगे एंड ही विल शिफ्ट टू द अनदर स्टॉक। फॉर मी, क्योंकि अब 1 साल के अंदर मैंने निकाला तो मुझे 20% पहले तो टैक्स आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, तो मेरे हाथ में आएगा 180। अब इस 180 को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं 20% में मैंने बनाया, तो भी 180 पे 20% यानी 36,000 यानी 2,16,000 हुआ। लेकिन वहीं पे जो दीक्षित सर जब 2 लाख, वो क्योंकि उनका तो टैक्स आएगा नहीं, जिस रिटेल इन्वेस्टर को वो पैसा मैनेज करे, जब तक वो पैसा नहीं निकालेगा तब तक इनको टैक्स, किसी को टैक्स देना नहीं है, तब तक वो फंड चर्न होता रहेगा। वहां पे उस 2 लाख पे 20% होता है 240। इवन अगर 10% भी बनाया तो भी 220 होता है, और यहाँ पे 20% बना के भी मैं 216 पहुंचा। मैं स्क्रीन पे इस कैलकुलेशन को दिखा भी दूंगा कि ये लॉन्गर होराइजन में बीट करना प्रोफेशनल एंड mutual fund को is a mammoth task. I'm not saying impossible, but it's genuinely mammoth task. So mutual fund saves your time, effort, energy, and gives you the similar kind of return which a good fund manager makes. And keep yourself away from the noises. That is just with this calculation. This is the last part. What advice you want to give to the retail investor? या जिस भी आप इन्वेस्टर से मिलते हो जो पहला इन्वेस्टर है या थोड़े टाइम से कर रहा है बट अपना फुल पोटेंशियल इन्वेस्ट नहीं करना, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे, या क्या आप चाहोगे कि ये जरूर उसको पता हो तो उसके वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प हो? एक ही एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा कि एक तो लॉन्ग टर्म सोच रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो सोच है कि आपको एक गोल है, उसके हिसाब से आपको गोल एक माइंड में रखना है, तो उसके हिसाब से एक सोच रखें और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करें। कि अगर आपका 15% का गोल है, 15% का रिटर्न बनाना है, तो उसके हिसाब से अगर आपने इंस्ट्रूमेंट चूज किया है तो स्टिक टू दैट इंस्ट्रूमेंट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट इनटू दैट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मंथली 20,000 रुपए का सेविंग होता है, तो 20,000 सेविंग में से ऐसा नहीं है कि आपका पोटेंशियली 20,000 सेव और आप उसमें 1,000 2,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है। तो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर सेविंग, बिकॉज जितना आप सेविंग करेंगे तो आपका हर्डल रेट टू अचीव दैट गोल विल
कीप ऑन कमिंग डाउन। एंड जो है कि ट्राई टू स्टार्ट अर्ली इन टर्म्स ऑफ सेविंग, बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद एक किक इन होता है। तो जितना आप सेविंग का लेट करेंगे आफ्टर योर कैरियर स्टार्ट, तो उतना आपको हायर रिटर्न बनाना पड़ेगा टू मीट योर लॉन्गर टर्म गोल्स। टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़े से भी स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक दैट विल कीप ऑन कंपाउंडिंग। एंड ट्राई टू, एक बार आप 5 साल का एक्सपीरियंस करके देखिए, 5 से 6 साल मार्केट में एक्सपीरियंस करके देखिए, फिर धीरे धीरे करके, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ग्रेजुअली अपना अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो घबराना नहीं है, 5 साल का व्यू लेके चलें, नॉइज आता रहता है, ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। अगर आपने 5 साल मार्केट में निकाल लिए सक्सेसफुली एसआईपी करके, तो फिर आई थिंक ग्रेजुअली आपका अपने आप एक साइकिल शुरू हो जाएगा टू क्रिएट वेल्थ। थैंक यू सो मच दीक्षित जी। इससे व्यूअर को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। मैं जितनी बार थैंक यू करूं उतना कम है, आने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एंड ऑनेस्टली इतने सारे पॉइंट्स पे अपना व्यू बताने के लिए। आई रिक्वेस्ट व्यूअर्स, जो भी आपका व्यू है, जो आपको लर्निंग आई है इस वीडियो से, प्लीज ट्राई टू कमेंट इन द कमेंट सेगमेंट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू आस्क, वी विल ट्राई टू आंसर। अगर हमें नहीं आंसर आता तो हम दीक्षित सर से पूछेंगे, ही इज एक्सपर्ट, ही इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप इस पूरे कन्वर्सेशन से आपको सीखने मिला होगा। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ थॉट हैं, कुछ व्यू हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेगमेंट में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली कंसीडर दोज थॉट्स, सजेशंस, कमेंट्स, एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड जय हिंद।